भाई अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर, डेट इज ग्रेविटेशन। तो मार्क योर हेडिंग, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर नेम इज ग्रेविटेशन। आसान चैप्टर है, समझने के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हेडिंग लगाएंगे ग्रेविटेशन के अंदर, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटेशन। भाई ग्रेविटेशन क्या होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही चीज है। तो यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो चीजें हैं, यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो चीजें हैं, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। टू बॉडीज, व्हाटएवर द बॉडी इज देयर, इफ दे आर एग्जिस्टिंग, अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर विद ए फोर्स। और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं? ग्रेविटेशन। So gravitation is the process, is the phenomena because of which two bodies in the universe are attracting each other with a force which is called as the gravitational force. तो यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो चीजें हैं, है ना? तो क्या ये फैन यूनिवर्स के अंदर है? बिल्कुल यूनिवर्स के अंदर है। क्या मैं यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हूँ? बिल्कुल यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हूँ। तो क्या ये फैन मेरे को अपनी तरफ खींच रहा है? बिल्कुल खींच रहा है। ये फैन लगा हुआ है, ये मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना? तो ये पोडियम यहाँ पे रखा हुआ है, क्या ये भी यूनिवर्स के अंदर ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल ऑब्जेक्ट है। तो क्या ये भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है? बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहा है। ये डोर यहाँ पे लगा हुआ है, क्या ये भी ऑब्जेक्ट है? ये भी ऑब्जेक्ट है। कि ये भी जो है आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। मेरे घर में एक टेबल रखी हुई है, क्या वो भी यूनिवर्स के अंदर ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल ऑब्जेक्ट है। क्या वो टेबल भी सर आपको ऑब्जेक्ट कर रही है, आपको अट्रैक्ट कर रही है यहाँ पे सेंटर पे? बिल्कुल अट्रैक्ट। तो आप सोच पा रहे हैं कि मेरे ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही होंगी। तो अगर इतनी सारी फोर्सेस लग रही हैं तो मैं मूव क्यों नहीं कर पाया? कुछ फोर्सेस ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। जो नेट फोर्स आया वो बहुत 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 छोटा था। इतना छोटा था कि वो मेरे को मूव कराने के लिए सफिशिएंट है ही नहीं, इसलिए मैं मूव नहीं कर पा रहा हूं। तो अगर आप अपनी सीट पे बैठे हैं, लॉन्ग रेंज फोर्स है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। तो मैं यहाँ पर सेंटर पे हूं और आप घर पे क्लास लगा रहे हैं, तो मैं आपको अपने पास क्या कर रहा हूं? अट्रैक्ट कर रहा हूं। और आप भी मुझे अपने पास क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स की कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा ही होगा। और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स। तो क्या मेरा फोन अभी जो है ट्राइपॉड के ऊपर लगा हुआ है, तो क्या इसको मून अट्रैक्ट कर रहा है? भाई फोन यूनिवर्स के अंदर है, बिल्कुल है। मून भी यूनिवर्स के अंदर है, बिल्कुल है। तो बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहा है। तो फोन मून को अट्रैक्ट कर रहा है, मून फोन को अट्रैक्ट कर रहा है। बट फोन तो जान ही अभी सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ मून ही थोड़ी अट्रैक्ट कर रहा है, बाकी भी कर रहे हैं और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स भी नहीं है कि ये जा पाए। तो दैट्स व्हाई ये फोन जो है मून के पास नहीं जा रहा। आई वंस अगेन रिपीट, यूनिवर्स के अंदर अगर कोई चीज एग्जिस्ट करेगी तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगी ही होगी। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी। आपके घर में रखा हुआ टीवी का रिमोट इस समय मुझे भी अट्रैक्ट कर रहा है, इस लैपटॉप को भी अट्रैक्ट कर रहा है, इस बोर्ड को भी अट्रैक्ट कर रहा है, इस फोन को भी अट्रैक्ट कर रहा है। और ऑन द सेम टाइम ये लैपटॉप, ये मोबाइल, ये बोर्ड भी आपके फोन को क्या कर रहे हैं? कोई भी चीज यूनिवर्स के अंदर है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहा है? एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। इज दिस पार्ट इज क्लियर? तो ग्रेविटेशन क्या होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशन को भी हम फोर्स ही बोल देते हैं। तो व्हेनेवर देयर एग्जिस्ट टू बॉडीज इन द यूनिवर्स, कोई भी दो बॉडीज, देयर एग्जिस्ट अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशन। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जैसे अगर बॉडी एग्जिस्ट करती है तो उसका मास होगा ही होगा। अगर बॉडी एग्जिस्ट करेगी तो मास होगा, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अगर ऐसी कोई बॉडी नहीं होगी जो है और उसका मास नहीं है, नहीं। अगर बॉडी है तो उसका मास डेड श्योर होगा ही होगा। तो इट्स वेरी सिमिलर द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अगर बॉडी एग्जिस्ट करती है तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स होगी ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो। सो इज दिस पार्ट क्लियर कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और ग्रेविटेशन क्या होता है? तो इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिना को, इसी ग्रेविटेशन फोर्स को ही हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। इज दिस पार्ट इज क्लियर? यस। ग्रेविटेशन में अगर किसी के कुछ क्वेरीज या कुछ डाउट आ रहे हैं तो बताएं। आदित्य, स्नेहा,
उदय कुछ क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं तो पूछें बेटा। रवीशा, नितेश, हरीश, ओके फ्रॉम उदय, आदित्य ओके। जल्दी से बेटा बाकी रिवर्ट करें। रवीशा ओके, नेहा एनी क्वेरी फ्रॉम दिस पार्ट, लवन्या कुछ डाउट हो, हार्दिक। तो ये आपको समझ आया कि ग्रेविटेशन क्या है। इसका मतलब जितनी भी चीजें हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स तो लगा रही हैं, है ना, बट वो काफी कम, ठीक है। अच्छा, अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बेटा ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल पुल। अब ये ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल पुल क्या चीज है भाई? ये मेरी अर्थ है, ये मेरा अर्थ है। अर्थ के ऊपर या अर्थ के पास में, आसपास, डिस्टेंस स्पेसिफाइड नहीं है, नियर बाय होना चाहिए, है ना। तो अर्थ के ऊपर या अर्थ के आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट लाई कर रहे हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट लाई कर रहे हैं, तो अर्थ उनको क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा भाई। सारी अर्थ भी तो एक यूनिवर्स के अंदर ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर अर्थ के आसपास ये लगा लें कि एरोप्लेन उड़ रहा है, तो ये अर्थ इस एरोप्लेन को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो जो ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर रखा हुआ है या अर्थ के सरफेस के नियर बाय है, उसके ऊपर जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। यानी कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई भी फर्क नहीं है, बस जब ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की वजह से लग रहा है और ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है या उसके आसपास है, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम हमने स्पेशल रख दिया है ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशन। जैसे जो स्टूडेंट क्लास में पढ़ने में अच्छा होता है उसको हम क्लास टॉपर, तो क्लास टॉपर भी एक स्टूडेंट ही है, तो ग्रेविटी भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। बट अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की वजह से है और जिसके ऊपर ये फोर्स लग रही है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर है या उसके आसपास है, तो उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ या फिर सिंपली क्या बोल सकते हैं? ग्रेविटी। क्लियर हुआ? अब आपको बताना है कि ये मार्कर यहां पे है, क्या अर्थ इसको अपने पास खींच रही है? बिल्कुल खींच रही है। तो ये जो फोर्स लग रही है कौन सी फोर्स है? ये ग्रेविटी फोर्स। कौन सी फोर्स है? ग्रेविटी। क्या जो मून है वो भी इसको अपने पास खींच रहा है? बिल्कुल खींच रहा है। तो ये कौन सी फोर्स है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अर्थ के सरफेस के आसपास ही था ये, है ना, और अर्थ इसको अपने पास खींच रही है, तो मैंने इस अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम क्या रख दिया? ग्रेविटी रख दिया। तो ग्रेविटी भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, बट अर्थ की है, और ऑब्जेक्ट शुड बी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और नियर बाय। So is the difference between the gravity and gravitational force is clear to you? कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस है? भाई ग्रेविटी जो है सिर्फ अर्थ के लिए है, अर्थ की जो अट्रैक्शन फोर्स है, और वो भी तब जब ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर है या सरफेस के नियर बाय है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को स्पेशल नाम दे रहे हैं ग्रेविटी। बाकी सब की वजह से हमारा क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स नाम यूज करेंगे ग्रेविटी। तो आई होप कि आपको ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपको डिफरेंस समझ आ गया हो कि कब आपको ग्रेविटी वर्ड यूज करना है, कब आपको ग्रेविटेशनल फोर्स यूज करना है। ये मार्कर इस मार्कर को अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला मार्कर इस मार्कर को अट्रैक्ट कर रहा है। लवन्या, इज दिस द ग्रेविटी फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल, है ना। और अर्थ जो इन दोनों मार्कर्स को अट्रैक्ट कर रही है, डेट इज द ग्रेविटी। ये हमारी क्या है? ग्रेविटी। चलिए, तो आपको ग्रेविटेशन समझ आ गया, ग्रेविटी फोर्स समझ आ गया। अब हेडिंग लगाएं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में जो भी आप कर रहे हैं, मन में कुछ भी क्वेरी आए तो पूछ लीजिएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप देख रहे हैं कि न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं, तो ऐसे नहीं बोल देते फादर ऑफ फिजिक्स, इसने मोशंस में भी लॉ दिए हैं।
इसने ग्रेविटेशन का भी लॉ दिया है। अगर आप कूलिंग का बात करेंगे तो आप नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, नेक्स्ट इसके बाद जब आप जो है फ्लूइड्स वाले चैप्टर में जाएंगे तो वहां पे आप पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो इसने बहुत सारे लॉज दिए हैं, इसलिए इसको फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। हाँ, तो बहुत सारी जगह इसने काम किया है, तो इसलिए इसको फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। चलो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है भाई? ये मार्कर, इस मार्कर को क्या कर रहा था? अट्रैक्ट कर रहा था, है ना। और इस फोर्स का नाम क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स था। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें बताता है कि ये फोर्स कितनी हो। अभी तो हम ये कहते हैं ना कि फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, अब ये है कितनी? 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, 11 है, क्या है ये हमें पता। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें कहता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो बॉडीज के बीच, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो बॉडीज के बीच में, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ टू बॉडीज। इस चैप्टर को ध्यान से समझना, क्यों? क्योंकि इस चैप्टर का कार्बन कॉपी 12th चैप्टर का, 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आने वाला। जैसे जैसे आप ग्रेविटेशन पढ़ते रहेंगे उसका बिल्कुल कार्बन कॉपी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th के पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, बिल्कुल सेम, लॉज भी सेम जाएंगे, है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि 12th में एंटर करते हैं पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, वहां पे आप कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ बिल्कुल इसका रेप्लिका है, रिलेट करती रहेंगी चीजें, है ना। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने कहा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ मास, यानी कि दोनों का जो मास है उनका प्रोडक्ट कर दूं तो मेरे पास वो ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं है, मतलब अगर ये ज्यादा, अगर ये कम तो ये कम। अब आपको मुझे बताना है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, वन इज डस्टर, अनदर इज मार्कर, इन दोनों के बीच में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होगा? होगा, बिल्कुल होगा। ये दो मार्कर्स हैं, क्या इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा? बिल्कुल होगा। किन इन दोनों केसेस के अंदर, केस नंबर 2, केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 2, किसके केस में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा? फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में होगा। उधर व्हाई द ग्रेविटेशनल फोर्स इन द फर्स्ट केस इज मोर देन दैट ऑफ द सेकंड केस? फर्स्ट केस में उधर क्यों ज्यादा है? सर फर्स्ट बॉडी का मास ज्यादा था। फर्स्ट केस के अंदर जो दो, क्योंकि एक बॉडी के मास के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा, दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये तो मुझे पता है कि जो डस्टर है वो मार्कर से हल्का है, तो मान लेते हैं कि समझने के लिए मान लेते हैं कि ये 5 kg और ये 1 kg, समझने के लिए 5 kg और 1 kg, तो इसमें कितना प्रोडक्ट आ रहा है? 5 इंटू में 1, 5 इंटू में 1, तो कितना हुआ? 5 हुआ। इसमें कितना आंसर आ रहा है? 1 इंटू में 1, कितना हुआ? 1 हुआ। तो 5 ज्यादा। हमें प्रोडक्ट ऑब्जर्व कर, हमें इंडिविजुअल मास नहीं करना है ना, हमें प्रोडक्ट ऑब्जर्व। तो अगर बॉडीज का मास जो है ज्यादा होगा तो उसके अंदर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स भी, है ना। तो इसका मतलब कि कोई भी जो हैवियर ऑब्जेक्ट है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिवली अदर ऑब्जेक्ट, लाइटर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर फोर्स है। हाँ बिल्कुल ज्यादा होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो यही तो कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, यही तो हमने कहा कि इस केस के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। किससे ज्यादा है? इसके कंपैरिजन। भाई हैं तो दोनों ही कम। अब बात को समझें, वैल्यू तो दोनों की ही कम है, बट इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं ना बेटा मैं। जैसे मैंने कहा एक का वैल्यू था 0.00001 और एक का वैल्यू है 0.00005, तो 1 के कंपैरिजन में तो 5 ज्यादा है, बट हैं दोनों ही कम। तो क्या आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, सर अगर ज्यादा है तो ये बॉडी नीचे क्यों नहीं जाती, है ना, इसके पास जा क्यों नहीं रहा? अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा मास तो जाएगा ना, ये जा रहा है ना नीचे, क्यों जा रहा है? अर्थ का मास बहुत ज्यादा है ना, जा रहा है नीचे, नीचे रहा है, अर्थ नीचे जा रहा है, देखो छोड़ रहा हूँ, नीचे जा रहा है, क्यों जा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स से जा रहा है। और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों ज्यादा है? मास ज्यादा है, अर्थ का मास ज्यादा। क्लियर हुआ इतना पार्ट? ओके। अधूरा लो है भी, एक पॉइंट बताया है न्यूटन्स लॉ ने। भाई ये लॉ है, अब ये लॉ बना कैसे है, इसके पीछे तो आपकी पीएचडी हो जाएगी।
कि लो बना कैसे है, क्योंकि लो को बनाने के पीछे तो इसने बहुत सारी रिसर्च की होगी। तो ये तो आपको बताया जा रहा है कि ये लो है ना। जैसे आपको बताया था फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आपको बताया गया था लो। आपको लो जो है ये बना कैसे, ये नहीं एक्सप्लेन किया गया है ना। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाय डीटी, आपको बताया गया है 11th के अंदर और पीछे जो आपने प्राइमरी 9th क्लास के अंदर पढ़ा। आपको ये जो है इसको इसकी ये बना कैसे, इसकी हिस्ट्री नहीं बताई गई। तो अगर इसकी हिस्ट्री पे हम जाने लगे तो वो तो पीएचडी का टॉपिक बन जाएगा कि लो को फाइंड आउट कैसे, उस पर तो आपकी नंबर ऑफ बुक्स बन जाएंगे कि लो बना कैसे। कभी वो तो क्वेश्चन ही नहीं उठ सकता कि लो बना कैसे, क्योंकि लो है ये। हाँ बेटा बोले स्नेहा। सर अगर हम दो मासेस को कंसीडर करें, एक बहुत ग्रेटर और बहुत स्मॉलर, तो जब उनके जब मासेस का प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा होएगा, तो उसकी ग्रेविटेशन फोर्स भी ज्यादा होगी। तो ग्रेटर मास वाला ऑब्जेक्ट स्मॉलर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, सर बट बिल्कुल ऐसा करेगा। डेली लाइफ में तो ऑब्जर्व नहीं होता। क्यों ऑब्जर्व नहीं होता? एक अर्थ है और एक ये मार्कर है। तो अर्थ ग्रेटर ऑब्जेक्ट है ना, और ये स्मॉलर ऑब्जेक्ट है। मैं भी आपके क्वेश्चन के ऊपर रहा हूँ, अर्थ ग्रेटर ऑब्जेक्ट है, ये स्मॉलर ऑब्जेक्ट है। तो अर्थ ने इसको अपने पास अट्रैक्ट किया, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, हाँ अट्रैक्ट कर रहे, छोड़ रहा हूँ तो ये नीचे भी जा रहा है। तो अब आप कहेंगे कि सर माउंटेन भी बहुत बड़ा है ना, माउंट एवरेस्ट ले रहे हैं बहुत बड़ा है, तो क्या वो भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है? भाई हाँ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके पास नहीं जा रहा। भाई माउंट एवरेस्ट का जो मास होगा वो अर्थ के कंपेरिजन में छोटा है, तो माउंट एवरेस्ट की जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है दैट इज नॉट सफिशिएंट टू मूव इट। हाँ अभी पूरा लो नहीं बताया ना, आधा लो बताया। तो स्नेहा आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा कि जो आप बड़े ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, भाई एक आंट की बात कर रहे हैं, एक चींटी की बात कर रहे हैं और एक हाथी की बात कर रहे हैं। भाई हाथी का मास ज्यादा है और चींटी का मास कम है, तो प्रोडक्ट जो है बड़ा आ रहा है, ठीक है, बट वो प्रोडक्ट सफिशिएंट फिर भी नहीं है। जो फोर्स आ रही है, फोर्स प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है ना, इक्वल नहीं है ना बेटा। हमने ये थोड़ी कहा कि इक्वल है, हमने कहा प्रोपोर्शनल है। अगर ये बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी। हमने इक्वल कब कहा? अगर आप मैं इक्वल कहता तो आप कहते कि फोर्स बहुत बड़ी लग रही है। मैंने कहा प्रोपोर्शनल है, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, बट इसका वैल्यू तो छोटा होगा। ठीक है, वो कितना छोटा होगा भी आपको आइडिया लगेगा। नेहा इज योर डाउट इज क्लियर? समझ आ गया आपको? ओके, तो भाई न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या कहता है? जो दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, एंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। लेट अस से ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं बेटा, m1, this is m2 and this is separated by distance d। तो प्रोडक्ट ऑफ मासेस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम, डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा। यानी कि एक तो एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन है जो फ्लाई कर रहा है और एक एरोप्लेन है जो अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, वही वाला एरोप्लेन। दोनों केसेस के अंदर किस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी या ग्रेविटी फोर्स ज्यादा होगी? जो एरोप्लेन नीचे रखा है। क्यों? क्योंकि उस केस के अंदर हमारा जो ये डिस्टेंस हुआ ये क्या हो गया? छोटा हो गया, और डिस्टेंस कम हुआ तो हमारा क्या हो गया? फोर्स जो है ज्यादा हो गया। ये डिस्टेंस हमको सेंटर टू सेंटर लेना होता है, यानी कि जो मैं अर्थ का डिस्टेंस लूंगा, अर्थ के सरफेस से नहीं लेना है, कहां से लेना है? अर्थ के सेंटर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। क्लियर हुआ सब बात? एरोप्लेन का, हाँ, तो अगर ऊपर उड़ रहा है नीचे उड़ रहा है तो मैंने मासेस को दोनों को सेम रखा है ना। एक चीज को मुझे अगर एनालाइज करना तो दूसरे को सेम रखूंगा तभी बेटर एनालाइज होगा ना, नहीं तो मासेस का इफेक्ट भी होगा। यानी कि पैसेंजर उसमें बिठाए हुए हैं नीचे भी, मास ज्यादा है कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा है। यानी कि एरोप्लेन और जो अर्थ के बीच में है ग्रेविटेशनल फोर्स, और मेरे और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो एरोप्लेन वाली ज्यादा है और मेरे वाली कम। क्लियर हुआ? तो according to Newton's law of gravitation, the force of gravitation is found to be directly proportional to product of the masses of
two bodies and it is found to be inversely proportional to square of the distance between them. क्लियर हुआ इतना पार्ट? अब क्या करते हैं, इन दोनों को क्लब कर देते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। तुम्हारे पास क्या होगा, F is proportional to M1 M2 अपॉन में D। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा। और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। इस G का नाम क्या है, इस G का नाम है यूनिवर्सल। अगर आपको ध्यान हो तो 9th में पढ़ा था आपने, लो नहीं पढ़ा था बट फॉर्मूला जरूर पढ़ा था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस का नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर हुआ इतना पार्ट? भाई इस G का नाम जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों रखा है, इस G का जो नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों रखा है, क्योंकि जो ये G है ये थ्रू आउट यूनिवर्स में सेम रहता है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। ये स्मॉल g नहीं है, कहीं इसको 9.8 पुट कर दें, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, ये कैपिटल G है, इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और क्योंकि G की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू तो चेंज हो जाती है, मून पे जाकर तो 1/6 हो जाती है स्मॉल g की वैल्यू, बट जो ये कैपिटल G है ये 9th में पढ़ा था हमने, अभी नहीं पढ़ा स्मॉल g का वैल्यू, 9th में हमने पढ़ा था कि मून पे जाके 1/6 हो जाता है हमारा वेट, है ना। तो जो ये G है इसका वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम रहता है, इसका वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम रहता है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। ठीक है, अब देखो मेरे पास दो बॉडीज हैं, ये दो बॉडीज हैं, इनके बीच में डिस्टेंस है मान लो 1 मीटर, है ना, और इनका मासेस भी है 1 है ना। तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, मासेस 1 kg है और डिस्टेंस भी हुआ 1 मीटर, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा G, इस पे फोर्स लगेगा G 1 अपॉन में 1 स्क्वायर, फोर्स कितना लगा G। अब मैंने उठा के इसको जुपिटर पे भेज दिया, इसको उठा के कहां पे भेज दिया, जुपिटर पे, तो मास तो चेंज होता ही नहीं होता जुपिटर पे, मास कैसे चेंज होगा, वेट चेंज होता है, मास तो सेम रहेगा 1 और सेपरेटेड भी कितने हैं 1 डिस्टेंस से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना रहेगा G, क्योंकि G चेंज नहीं। तो किसी भी बॉडीज को मैं कहीं पे भी भेज दूं थ्रू आउट द यूनिवर्स, उन दो बॉडीज के बीच में जो G जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल फोर्स का वो कभी भी चेंज नहीं होता। जो है इसका वैल्यू ना तो मास पे डिपेंड करता है, ना ही शेप पे डिपेंड करता है, ना ही साइज पे डिपेंड करता है, ना ही मीडियम पे। G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इसकी वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट किया, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, जो हम पढ़ेंगे ऑल्दो स्कूल में, कुछ स्कूल में कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट कराएंगे, कुछ में नहीं कराएंगे, एनसीईआरटी में गिवन है, हम इसको करते लेटर में अभी 2-3 आर्टिकल के बाद। तो इस G का वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया, जिसका वैल्यू निकल के आया 6.6 इंटू में 10⁻⁻11। अब आप देखो जब इस G का वैल्यू मैं पुट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे बेटा -11 है, तो अगर मासेस बड़े भी होंगे तो फोर्स कितनी छोटी निकल के आएगा, क्योंकि -11 पावर। तो आप इसको कितना 1000 kg ले लें, इसको भी 1000 kg ले लें, तो भी 10⁻6 होगा, तो -11। तो ये जो फोर्स होगी ये बहुत छोटी निकल जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब लंबे डिस्टेंस तक लगता है, बट वैल्यू तो छोटी है। तो ये हमारे पास G का वैल्यू है, ये थ्रू आउट यूनिवर्स क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसको दिमाग के अंदर फिट कर लेना कि G आपका 12th में भी यूज होगा, कि G का वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू में 10⁻11, 6.67 इंटू में 10⁻11। ऑल्दो जो आपका बोर्ड का पेपर होता है उसके फ्रंट शीट पे ही कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन होती है, बट आपके 11th वाले पेपर में कांस्टेंट की वैल्यू गिवन नहीं। 10th में मैं श्योर नहीं, 10th में भी आई थिंक गिवन होगी, अगर 12th में तो होती है, कि मैंने पेपर्स बड़े सारे चेक किए हैं,
टेंथ को मैं अभी प्रेजेंटली टीच नहीं कर रहा हूँ, तो इससे मेरे को पेपर का उसका ज्यादा आइडिया 11 12 से मिलता है, ठीक है। 12th में वी आर वेरी श्योर उसमें गिवन होंगे स्पीड ऑफ द लाइट, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द न्यूट्रॉन, सारे प्लैंक कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट आपको फ्रंट शीट पे ही गिव पहले पढ़ने। अर्थ यूनिवर्स की तरफ इसलिए नहीं जाता क्योंकि जो यूनिवर्स वाला वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स है, तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। जैसे मून को अर्थ क्या कर रहा है, मून को अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है ना, अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है मून को, बट मून हमारे अर्थ के ऊपर तो गिरता नहीं, बट फोर्स वहां पे सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग है, तो वो मून क्या कर रहा है, जो ये वाली अट्रैक्शन फोर्स है, ये वहां पे क्या प्रोवाइड कर रही है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि जब हमने ये जो है अभी हमने रोटेशनल मोशन जब पढ़ा था, जब हमने लॉज ऑफ मोशन के अंदर जो है सर्कुलर मोशन पढ़ा था, हमने एक बात कहा था कि जब भी कोई बॉडी घूम रही है तो उसको घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे आने के बजाय वो घुमाने वाला काम कर रही है, तो इसलिए ही जो अर्थ भी है वो यूनिवर्स के अकॉर्डिंग आपकी घूम रही है। कि मून, सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स बनेगा अट्रैक्शन फोर्स, वो काफी ज्यादा, बट वो वहां पे किसका काम कर रहा है, वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, इसलिए अर्थ नहीं गिर रही है यूनिवर्स के अंदर। सेम इज रीजन फॉर द कि मून जो है वो क्या मून को अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहा है, तो मून गिरता क्यों नहीं, क्योंकि वहां पर जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड। क्लियर? कुछ और कॉन्सेप्ट चल रहा था बीच में, कुछ और डिस्कस कर रहे थे। हाँ, जी की वैल्यू मैं बता रहा था 6.67 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर -11, ठीक है। वैल्यू इसकी काफी छोटी, आपको याद रखना है। कॉन्स्टेंट आपके पास गिवन होते हैं पेपर के अंदर, 12th में आपके सभी मैक्सिमम कॉन्स्टेंट गिवन होंगे। प्री बोर्ड या जो स्कूल के पेपर होंगे उसमें गिवन नहीं आते हैं, तो आपको याद तो रखने पड़े ना। बाई चांस वो पेपर में डालना भूल गया एक जो कॉन्स्टेंट आपका यूज हो रहा है, फिर क्या? तो ऑल्दो आपके पास गिवन है, बट आपको सारे कांस्टेंट का वैल्यू फिर भी याद होना चाहिए। स्कूल में तो डेड श्योर है कि वो नहीं देंगे, फाइनल पेपर में हर एक पेपर में आएगा, मैक्सिमम कांस्टेंट्स आपके गिवन होते हैं। अच्छा, इसका यूनिट निकालो अब जरा, जी का यूनिट क्या होगा, ग्राम कैसे आएगा, जी पहले तो इसका यूनिट देखो न्यूटन, तो ये जी इधर करके बाकी सारी चीजें इधर कर देते हैं ना, तो जी क्या बन गया बेटा, जी बना एफ डी स्क्वायर m1 m2, यही बना ना, जी एफ डी स्क्वायर m1 m2 पर केजी कैसे होगा। हाँ, तो ये न्यूटन, डी स्क्वायर, डी क्या था, डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर, दिस इज मीटर स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है, केजी इंटू केजी, इट इज केजी स्क्वायर इनवर्स, दिस इज द न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स। यहाँ पर क्लियर हुआ भाई। दो बॉडीज अगर यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा ही होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर क्या होता है, ये अट्रैक्टिव ही होता है, ये कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकता। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्टिव, क्या करेंगे, अट्रैक्टिव, है ना। तो जो गॉड गिफ्टेड चीजें हैं वो जेलस वाला पार्ट नहीं है, रिपल वाला पार्ट नहीं है, दूर वाले, है ना। तो गॉड ने बड़ा सोच के बनाया कि ये सभी के सभी जो है सबको पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हुए क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट ही करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं है ना, और थ्रू आउट पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल होगी, हर जगह लगे। फॉर्मूला F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर या फिर d स्क्वायर, जिससे भी आप डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करें, दोनों के बीच में डिस्टेंस r से रिप्रेजेंट करें या d से आप रिप्रेजेंट करें, ठीक है, जो भी आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है। g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 6.67 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर -11। क्लियर हुआ इतना पार्ट? कुछ डाउट आ रहा हो? यूनिट्स आप निकाल सकते हैं जी का, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर इनवर्स। अच्छा, अब ध्यान देना, दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मैग्नीट्यूड में तो क्या होता है, इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड में क्या होता है, इक्वल होता है, बट डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट। क्योंकि ये वाला मार्कर, डस्टर ले लेते हैं ताकि मार्कर में कंफ्यूज हो जाएंगे, डस्टर एंड मार्कर। तो मार्कर डस्टर के ऊपर फोर्स लगा रहा है, मार्कर डस्टर के ऊपर फोर्स लगा रहा है, और फोर्स कितनी लग रही है, जी m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर।
जी m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर, और ये फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी टुवार्ड द मार्कर, ऐसे। ये मार्कर ने डस्टर के ऊपर फोर्स लगाई है इधर, है ना। इसको मैं जो है बोर्ड से ज्यादा एक्सप्लेन आपको बेटर क्लैरिटी से करता हूँ। बॉडी 1, बॉडी 2, फोर्स ऑन 2 बाय 1, फोर्स ऑन 2 बाय 1, वैल्यू कितनी निकल के आएगी, जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर या d स्क्वायर, जो भी आपने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। फोर्स ऑन 1 बाय 2, ठीक है। ये किधर की तरफ आई है, इधर की तरफ आई है। फोर्स ऑन 1 के ऊपर लग रही है, और कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, तो अपनी तरफ खींच। इसकी वैल्यू भी कितनी निकल के आएगी, जी m1 m2 अपॉन में। मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल हैं, बट डायरेक्शन में दोनों क्या हैं, अपोजिट। तो F12 इज इक्वल टू F21 तो लिख सकता हूं, बट F12 वेक्टर इज इक्वल टू F21 नहीं लिख सकता। ये मैग्नीट्यूड तो बराबर है, बट वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड भी था और डायरेक्शन भी था, तो ये रॉन्ग है। तो F12 इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ द F2, डायरेक्शन में क्या होगा हमारा, अपोजिट। कितना पार्ट क्लियर हुआ, ये वाला पार्ट। यानी कि इस पेन को अर्थ जितनी फोर्स से खींच रही है, ये पेन भी अर्थ को उतनी ही फोर्स से ऊपर खींच। ये पेन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मान लो 1000 फोर्स से इस पेन को अर्थ ने अपने पास खींचा, तो इस पेन ने भी 1000 फोर्स से अर्थ को अपने पास खींचा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये पेन नीचे जा रहा है, ऐसा क्यों नहीं होता कि अर्थ पेन के पास आ जाए। उसका मास ज्यादा है, उसको खींचने के लिए 1000 फोर्स सफिशिएंट नहीं है, इसका मास कम है, इसको खींचने के लिए 1000 फोर्स सफिशिएंट थी। ये 1000 सिर्फ समझने के लिए नंबर। बेटा वही तो समझाना चाह रहा हूं, मार्कर फोर्स ज्यादा क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि फोर्स अकेले के मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा ना, फोर्स दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसने अगर इसके ऊपर 1000 लगाया तो इसने भी उस पर 1000 लगाया है, बिकॉज ये जो फोर्स लगा रहा है वो इसके मास के साथ साथ अर्थ के मास पे भी डिपेंड है। F इज इक्वल टू जी m1 m2, दोनों प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसा मत सोचना कि मार्कर ज्यादा फोर्स नहीं लगा, अर्थ को ये खींच रहा है अपने पास, और जितनी फोर्स है अर्थ इसको खींच रही थी ना, उतनी ही फोर्स से खींच रहा है। तो यानी कि फैन को अगर मैं अपने पास 1 फोर्स से खींच रहा हूं, तो ये फैन भी मुझे कितनी फोर्स से खींच रहा है, 1 फोर्स से खींच रहा है। क्योंकि जब हम दोनों आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना शुरू करूंगा, तो मैंने कितनी फोर्स से खींचा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। उसने कितनी फोर्स से खींचा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r, या d स्क्वायर। तो इंडिविजुअल के मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ मासेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए ये भी सफिशिएंट फोर्स लगा सकता है अगर दूसरा ऑब्जेक्ट बड़ा है तो। बट जो इसने फोर्स लगाया वो इतने बड़े ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए सफिशिएंट नहीं था, जो उसकी वजह से फोर्स लगा। मैग्नीट्यूड में तो बराबर थे, ये बताया ना, मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो इसके लिए सफिशिएंट नीचे जा रहा है। क्लियर हुआ इतना पार्ट? जैसे नहीं क्वेरी फ्रॉम दिस पार्ट, बताएं जल्दी से, कुछ अगर डाउट आ रहा है तो। ओके फ्रॉम उदय, बाकी जल्दी से रिवर्ट करें बेटा, कुछ क्वेरी या डाउट इसमें आ रहे हैं तो आपके। रविशा, हितेश, ओके, स्नेहा, ग्रेट। तो ये आपको समझ आया। अच्छा, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के दिखाएंगे, जल्दी से अपनी कॉपीज निकालें। और अब देखो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं अब करा रहा हूँ आपको, और यूनिट एंड डायमेंशन आपको पहले रट्टा लगवा देंगे। जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, रट लो। तो कितने रटोगे, तो यहाँ से निकालो ना, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करो, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करो, डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करो। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तो सर आता नहीं, तो मास इनटू एक्सेलरेशन से निकालो, निकालो जरा जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा,
मास इनटू में एक्सेलरेशन m1 l1 t माइनस 2। डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, d से रिप्रेजेंट करें, r से रिप्रेजेंट करें, m0 l1 t0। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m1 l0 t0। तो g का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें जरा, हार्दिक निकालो g का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसमें पेन चल रहा है कैसे, m-1 l³ t माइनस, बिल्कुल करेक्ट है। देखो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, m1 l1 t माइनस 2 एंड दिस इज d स्क्वायर, तो m0 l2 t0। l2 क्यों हो गया, स्क्वायर की वजह से, d स्क्वायर की वजह से, और मास का तो सेम ही होगा ना दोनों का, तो मैं स्क्वायर कर दूंगा, m स्क्वायर l0 t0। तो ये m1 और m2 का तो मास है ना, तो स्क्वायर हो गया दोनों का, तो ये स्क्वायर आ गया। तो g का वैल्यू कितना आया, g का वैल्यू आया m-1, 2 था ऊपर जाके माइनस का हो गया, तो 1 माइनस में 2 -1, l का कितना हुआ, l का 3, 1 प्लस में 2 3, और t का कितना हुआ -2, तो t this, so m-1 l3 t -2, this is the dimensional formula of the g। ठीक है, अच्छा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर डेफिनेशन बनाना आ जाए, defined as the gravitational force, universal gravitational constant can be defined as the gravitational force between two bodies having mass 1 kg each, having mass 1 kg each and separated by a distance of 1 meter। अगर कोई दो बॉडी जिनका मास 1 kg है, वो 1 मीटर के डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर है। So universal gravitational constant can be defined as the gravitational force between two bodies having masses 1 kg each and separated by the distance 1 meter। क्या मैं यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स भी बोल सकता हूँ? तो ग्रेविटी तो अर्थ के लिए होता था, अर्थ का मास सबसे 1 kg होता है। यहाँ पे वर्ड आप ग्रेविटेशनल फोर्स ही यूज कर रहे हैं, दो बॉडीज में इनका मास। क्लियर हुआ? तो ये आपका डेफिनेशन बन गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जी के रिगार्डिंग, एक बार पढ़ रहा हूँ, आपको जो है नोट्स में इसके सेंड कर दूंगा, और आज ही मैं आपको कोशिश करूंगा इसके नोट्स सेंड कर दूं ताकि आप इसको गो थ्रू कर पाए। तो एक बार मैं जस्ट पॉइंट रीड डाउन कर रहा हूँ ताकि आप जो है समझ पाए कि हमने जो डिस्कस किया उसी में से है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। पहले ही कहा कि नेचर ने ब्लेस किया कि नेगेटिविटी नहीं है, अट्रैक्टिव है, पहले ही पढ़ चुके हैं। द वैल्यू ऑफ द जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर, साइज एंड शेप ऑफ द मास। जी इज ट्रूली यूनिवर्सल थ्रूआउट द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में जी का वैल्यू क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज नॉट ऑल्टर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी। जो दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तीसरे बॉडी के होने या ना होने से इफेक्ट नहीं। आई वंस अगेन रिपीट, दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तीसरे बॉडी के होने या ना होने से इफेक्ट नहीं होगा, अल्टर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ठीक है। ए बॉडी बी को क्या कर रही थी? अट्रैक्ट कर रही थी। ए बॉडी बी को क्या कर रही थी? अट्रैक्ट कर रही थी। कहां अट्रैक्ट कर रही थी? इधर। मान लेते हैं कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही थी? 2 फोर्स से। मैंने उठा के थर्ड बॉडी रख दी थी, है ना। अब भी ए बॉडी बी बॉडी को कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेगी? 2 फोर्स से ही अट्रैक्ट करेगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज नॉट इफेक्टेड, इज नॉट ऑल्टर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड बॉडी।
अब आप कहोगे कि सर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं आएगा, भाई आएगा तो सी भी बी को अट्रैक्ट करेगा ना। तो ए वाली फोर्स को थोड़ी इफेक्ट किया, नेट फोर्स को इफेक्ट किया। पहले इस पे नेट फोर्स कुछ और लग रही थी, अब इस पे नेट फोर्स कुछ और लग रही है, इस वाली फोर्स को थोड़ी इफेक्ट किया। ये तो दो ही लग रही है ना, पहले दो लग रही थी, अब भी दो लग रही है, अब इधर भी लगनी शुरू हुई, तो टोटल फोर्स जो लग रही है, टोटल फोर्स जो बी के ऊपर लग रही है वो चेंज हुई है। ए की वजह से जो बी के ऊपर फोर्स लग रही थी वो थोड़ी चेंज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, इसने 2 को इफेक्ट नहीं किया, इसने एक और फोर्स यहाँ पे लगाया, ये 2 तो एज इट इज रहा, इसके ऊपर मान लो 1 इधर लग गया, तो नेट फोर्स चेंज हो गया, ए वाला फोर्स तो 2 ही रहा। क्लियर हुआ? फिर से समझ लें, दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो तीसरे बॉडी के होने या ना होने से इफेक्ट नहीं होगा। भाई तीसरे बॉडी के आने से उस बॉडी के ऊपर एक और फोर्स लग जाएगा, तो उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स चेंज होगा। जो पुराने वाला बॉडी उसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा था वो थोड़ी चेंज। जैसे ये बॉडी है ए, ये बॉडी है बी, तो ये इसको अपने ए बॉडी जो है बी को कहां खींच रहा था, 2 फोर्स से खींच रहा था, यहाँ पे बॉडी रख दिया सी, अब सी ने भी खींचना शुरू कर दिया 1 फोर्स। तो ए वाला फोर्स तो अभी भी 2 ही है ना, पहले उसके ऊपर नेट फोर्स 2 लग रहा था, अब उसके ऊपर नेट फोर्स 3 लग रहा है, तो नेट फोर्स चेंज हुआ ना, ए वाला फोर्स तो पहले भी 2 था, बाद में भी 2। So the gravitational force between two bodies is not altered by the presence of the third body. Alter का मतलब क्या होता है? Alter का मतलब चेंज होना, जैसे हम कहते हैं ऑल्टरेशन के लिए जा रहे हैं, हमने कोई ड्रेस लिया, क्या करते हैं ऑल्टर कर दो, उसके डायमेंशन वगैरह तो साइज को चेंज कर दो, यानी जो भी है, तो चेंज नहीं हो रहा, ऑल्टर नहीं कर रहा, तो चेंज नहीं हो रहा, ये बता। फोर्थ, G इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, G का जो वैल्यू है हमने कैसे निकाला है, एक्सपेरिमेंटली निकाला है। द वैल्यू ऑफ G इज स्मॉल, G का वैल्यू कितना था, 6.6 इंटू में 10 raised to the power -11। सच ए स्मॉल वैल्यू ऑफ द G टेल्स अस जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के बीच में तो बहुत ज्यादा कम, हाँ काफी छोटा है, काफी छोटा है, तो जो स्मॉलर साइज ऑब्जेक्ट हैं उसके बीच में तो ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल होगी, बहुत कम। और जो लार्जर साइज हैं, लार्जर साइज के ऑब्जेक्ट हैं उसमें कंसिडरेबल हमारा हो सकता है क्योंकि उनके मासेस बढ़ जाएंगे। बट अगर स्मॉलर या ऑर्डिनरी साइज ऑब्जेक्ट बात करें, जैसे एसी है, टीवी है, एरोप्लेन है, हाथी है, एलिफेंट है, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू माइनस है, तो इसलिए इनका इफेक्ट भी हमको डे टू डे लाइफ में नहीं होगा। तो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट के लिए जो हम डे टू डे लाइफ में ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं उनका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द जी इज इन द माइनस। हाँ जी बेटा। सर मैग्नेट्स एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं? बेटा वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इट इज द मैग्नेटिक फोर्स, वो फोर्स ही अलग है। मैग्नेट एक दूसरे मैग्नेट को जो अट्रैक्ट करे दैट इज नॉट द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तो मैग्नेटिक फोर्स है। वो तो मैग्नेट के पास एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो दूसरे ऑब्जेक्ट को, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता था और उस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बोलते थे। दैट इज नॉट द ग्रेविटेशनल फोर्स। वहां पे वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट नहीं कर रहा। मैग्नेट और दूसरे मैग्नेट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट वो इतनी कम है कि उसकी वजह से मैग्नेट ना तो रिपेल हो सकती है और ना ही अट्रैक्ट कर सकती है। और मैग्नेटिक वाली फोर्स तो रिपल्सिव भी होती है। आप मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के अपोजिट सेम पोल के पास ले जाएं तो साउथ साउथ को क्या करता है, रिपेल करता है, नॉर्थ नॉर्थ को क्या करता है, रिपेल करता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो रिपल्सिव हुई। दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स, वो हम 12th क्लास में मैग्नेटिक चैप्टर के अंदर करें, तो वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, अट्रैक्टिव ही है, बट वो सफिशिएंट नहीं है मैग्नेट को पास लाना। क्लियर हुआ? तो वो वाला बात। ओके, तो ये आपका जो है बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ ग्रेविटेशन का, ग्रेविटेशनल फोर्स का और न्यूटन्स लॉ इन द ग्रेविटेशन का। जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब पेन है फिर चेक करो बैग में। एक मिनट बेटा, मेरा बैग उधर रखा। Calculate the force of attraction. Calculate the force of attraction between two bodies
calculate the force of attraction between two bodies, each of mass 100 kg, each of mass 100 kg and 1 meter apart on the surface of Earth. I once again repeat, calculate the force of attraction. Calculate the force of attraction between two bodies, each of mass 100 kg and 1 meter apart on the surface of Earth. In the next line, will the force of attraction be different? Will the force of attraction be different if the bodies are taken on moon? If the bodies are taken on moon while their separation distance remain constant. I once again repeat, will the force of attraction be different if the bodies are taken on the moon while their separation distance remain constant? Calculation से पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर दें। सेकंड पार्ट में कह रहा है क्या उनके अट्रैक्शन फोर्स में कोई डिफरेंस आएगा अगर मैं उनको मून पे लेके जाता हूं और उनके बीच के डिस्टेंस को भी सेम रखता हूं? मास तो कभी चेंज होता ही नहीं है, उसको उसी से बेटा क्यों 6 से डिवाइड करोगे? मून पे क्या चेंज होता है ना? आपने अभी जी का नाम क्या पढ़ा? जी का नाम क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि जी का वैल्यू क्या होता है? थ्रू आउट यूनिवर्स में सेम होता है। तो जी तो नहीं बदला। आपका फॉर्मूला क्या है? जी तो नहीं बदला। m1 m2 तो मास होते हैं, मास तो कभी बदल ही नहीं सकते। मास तो आप मून पे ले जाएं, जुपिटर पे ले जाएं, मास नहीं बदलता। तो 1/6 तो वो वेट होता, मास सेम रहा, जी सेम रहा, और उसने बड़ा क्लियरली बोल दिया कि डिस्टेंस भी क्या है? सेम रहा। तो एफ भी क्या रहेगा? तो इसका मतलब देयर विल बी नो चेंज इन द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन वी विल टेक द बॉडीज टू मून। मून क्या जुपिटर पे भी ले जाओ तो भी हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। 1/6 तो बेटा वेट होता था, हम यहाँ पे वेट की बात ही नहीं कर। 6.67 into 10⁻⁻⁷ बिल्कुल सर। भाई देखो उसने क्वेश्चन में बड़ा आसान दिया है ना बेटा। मास कितना दिया उसने? 100। तो 100 into 100 10⁻⁴ हो गया भाई। 100 into 100 10⁻⁴ हो गया। डिस्टेंस तो 1 मीटर दिया है, तो -11 into 10⁻⁴ -7। तो 6.67 into 10⁻⁻⁷ and the force will remain same if we will take the bodies to the moon। तो दोनों फोर्स हमारी सेम रहेगी। तो आज के डिस्कशन को हम यहीं पे एंड ऑन करेंगे। कल कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ और फर्दर डिस्कशन के साथ जो है हम इस चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे। So I'm just ending this meeting now. So goodbye, take care.